1. Convene. बुलाना, मुनक्कद करना, तलब करना। इजलास के लिए बुलाना, जमा करना। इकट्ठा होना, जमा होना। 2. Pledge. अहद करना, गिरवी रखना, कसम खाना, रहन रखना, वदा करना, अहद, इकरार, गुरु, कसम, रहन, वदा। 3. Resilience. लचक, उभरने की कुव्वत। मोड़ने, नरमी, फैलने या दबने के बाद वापस अपनी जगह में आ जाने की खासियत। 4. Initiate. शुरू करना, आगाज करना, इब्तिदा करना, चलाना, पहल करना। किसी को किसी चीज की वजाहत करना और उन्हें पहली बार उसका तजुर्बा करना। किसी को किसी खास गिरोह का रुकन बनाना, खास तौर पर किसी खुफिया तकरीब के हिस्से के तौर पर। 5. Consolidate. जोड़ना, मजबूत करना, बस्ता करना, सख्त करना, जमाना, मिलाना। इल्हाक करना, मजबूत करना, उस्तवार करना। 6. Resilient. लचकदार, असल जगह पर वापस चले जाने वाला, लचक रखने वाला, हो जाने वाला। 7. Urgency. फौरी जरूरत, उजलत, तकाजा, ताकीद, इसरार, तवज्जो की जरूरत, निहायत जरूरी होना, निहायत ताकीद होना। 8. Shrink. सुकड़ना, छोटा होना, सिमटना, ठिठरना, जेकिना, कितराना, कठा होना। सुकड़ने का अमल। 9. Degrade. बिगाड़ना है, दर्जा कम करना है, हकीर करना, ओहदा घटाना, साकित करना, तजलील करना। 10. Preparedness. आमादगी, तैयारी, तैयार होना। 11. Postpone. मुलतवी करना, इल्तिवा में डालना, पसपुश्त डालना, सरकाना, टालना, टाल देना, आइंदा के लिए उठा रखना। 12. Dissension. नाइतफाकी, इख्तिलाफ राय, निज़ा, झगड़ा, रंजिश, शुक्रंजी, फूट, इनबिन, फसाद। 13. Recount. बयान करना, तफसीली बयान करना, राम कहानी सुनाना। गिनवाना है, दोबारा गिनती करना, तरतीबवार अंदाज से सुनाना, बयान करना। दोबारा गिनना, तफसील बयान करना, तशरीह करना। 14. Notorious. मशहूर, मरूफ, बदनाम, बुराई में मशहूर, बुरे काम में जद, अंगुश्त नुमा। 15. Accumulate. ढेर लगाना है, जमा करना, समेटना, अंबार लगाना। यकजा करना, बटोरना, फराहम करना। 16. Coping. मंदिर, छज्जा, सरदीवार, कतीबा जो किसी मुश्किल चीज से निमटने के काबिल बनाता है। 17. Obligate. मजबूर करना, पाबंद करना। सरकारी तौर पर यह बताने के लिए कि रकम किसी चीज के लिए अदायगी करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, किसी को कुछ करने पर मजबूर करना, किसी को इखलाकी या कानूनी तौर पर कुछ करने पर मजबूर करने का एहसास दिलाना। 18. Impactfully. मुअस्सिर तरीके से। 19. Inordinate. मामूला तवक्को से कहीं ज्यादा, बहुत बेअंदाजा, बेलगाम, गैर मुतदिल। हुदूद और कवायद से मुतजाविज, गैर महदूद, बेतरतीब। 20. Overrun. गलबा करना, हरा देना, कब्जा करना, चढ़ दौड़ना, कुचल डालना, परे निकल जाना। फाजिल चीज, फालतू चीज, अदबिदा के निकलना, उबलना, फैल जाना, किसी मुल्क को ताराज करना। 21. Appreciably. नुमाया तौर पर, पसंदीदगी से, काबिल इदराक तौर पर, बहुत बहुत ज्यादा, इस तरह से जो नोटिस करना आसान है। 22. Archaic. कदीम, फरसूदा, मतरूक, मतरूकात का इस्तेमाल। 23. Desperately. बेजिगरी से, बेखूफी के साथ, जान की परवाह न करते हुए। 24. Fundamentally. इब्तदाई तौर पर, बुनियादी तौर पर,
असासी तौर पर। 25. Operationalize. अमली इस्तिलाहों या अमली सूरत में जाहिर करना। किसी मफरूज़े या मुजव्वज़ा तहक़ीक़ को ऐसी हालत में लाना कि मुशाहिदा या आज़माइश से इसकी पैमाइश मुमकिन हो सके। 26. Vulnerability. अदम तहफ़्फ़ुज़, ज़र हमले की ज़द में होना। कमज़ोरी, कमज़ोर होने और आसानी से जिस्मानी या जज्बाती तौर पर चोट पहुंचाने की हकीकत। 27. Mitigation. कमी, तख़फ़ीफ़, तस्कीन, नरमी। 28. Revise. नज़रसानी करना, दोहराना, दोबारा गौर करना। नज़रसानी, तजदीद सानी, तनक़ीह मुकर्रर, दोबारा, गौर करना, तस करना। 29. Evolve. वाक़यात नज़रियात का इस्तनबात, तह खोलना, सुलझाना, कुदरती नशोवनमा होना। बतदरीज तैयार, मुरतब करना, तरक्की देना, इर्तकाई मराहिल तय करना। 30. Stagnation. जमूद, सुकून, मंदी, जमूद ठहराव। एक ऐसी हालत जिसमें इजाफा तरक्की रुक जाती है, एक ऐसी सूरत हाल जिसमें कोई चीज़ एक जैसी रहती है और बढ़ती और तरक्की नहीं करती है। Spending $10 billion. Ali Tauqeer Sheikh. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 12, 2023. Subscribe your art channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. The world's first donor conference in Geneva, convened specifically to support the victims of climate-induced disaster, has pledged more than $10 billion for Pakistan. This offers Pakistan a rare opportunity to shed its image of a passive recipient of climate disasters. Instead of being a victim only, the country can now undertake a series of well-deliberated, long-term measures for strengthening the resilience of its people and infrastructure. The strategic vision shared by the Pakistani leadership with the international community at the conference was that Pakistan will pursue social inclusion and participation as a strategic objective. How can Pakistan honor this commitment, or spend the $10 billion put on the table? This is as good a time as any to initiate reforms to reduce climate vulnerability, consolidate these partnerships, and build back stronger and faster. Resilient development is not possible without institutional reforms. The urgency is staring us in the face with a current price tag of 8% GDP loss and projected GDP shrinking 20% by 2050. In fact, resilience, reforms, and economic development have become intrinsically linked. Pakistan's existing political and economic systems breed climate vulnerability, made worse by food and water insecurity, degraded land, and polluted air. The proposition is relatively straightforward. Higher degree of preparedness can help us avoid public and private losses from climate-induced disasters. Resources saved can be invested on climate-smart development. But no matter how important, reforms are always driven by local politics. They are particularly hard to undertake in a traditional society. Provinces and regions in our federal system are governed by different political parties who jealously guard their autonomy. Pursuing a reform agenda is particularly challenging in the present political context where consensus building in a coalition government can be risky and time-consuming. The first order of business is to build political consensus that reforms for climate security are essential and cannot be postponed any longer. Fortunately, most of the essential institutional, legal, and economic reforms are part of the unfinished agenda of the 18th Amendment that enjoys national consensus, except for occasional dissension by some interest groups. Not all international pledges will be delivered this month or during this fiscal year, even if many are recounted, recycled, and repurposed existing commitments. Yet, Pakistan is notorious for delayed implementation of its public sector projects. Unfinished projects have accumulated over time to an unbelievable number, more than 1,200 projects worth 1.6 trillion rupees.
Top-down investments cannot succeed without strengthening the coping capacity of local communities. This is many times higher than the size of the annual public sector development program. Given the long list of already approved projects by PSDP, the Planning Commission and ECNEC and their provincial counterparts can obligate the pledged amounts in a matter of weeks, if not days. But then, like hundreds of earlier projects, these will not be finished in a timely manner, efficiently and impactfully. Inordinate delays in implementation not only mean cost overruns, but delays also obstruct accountability and cast shadows on transparency. The project delivery system is already stretched to the seams. Going forward, it is imperative for us to take a fresh look at how best we can spend development funds. The risk is that unspent funds will be repurposed yet again, as has become frequent practice in the country in recent years. The underspend of allocated budgets is, more often than not, a sign of mismanagement and incompetence. Public sector projects often have overallocation to give headroom to senior officials and project managers for other urgencies. This is the right time for Pakistan to learn from two recent experiences. First, after the 2005 earthquake, a similar conference on rehabilitation and reconstruction of the areas affected resulted in pledges of $3.5 billion. Likewise, a meeting of Friends of Pakistan co-convened in 2008 by the World Bank and Japan, resulted in commitments of $5.8 billion for development and counterterrorism. In both cases, Pakistan could not fully avail the pledges, and there is still no report on the reasons why such opportunities were allowed to slip by. Some operational lessons from recent experiences in different provinces under various projects can guide us. The delivery speed was appreciably high under the early harvest projects during the first phase of CPEC. Can this experience be repeated? Likewise, in some important projects, the federal and provincial governments successfully set up special purpose vehicles or SPVs, instead of struggling with existing institutions. Also, in some recent instances, the planning boards in various provinces have effectively delivered larger projects through special projects units or SPUs. The biggest risk to our infrastructure, however, comes from archaic building guidelines, standards and associated laws, and procurement rules and procedures. Had Pakistan aligned her construction standards with internationally accepted standards, we would have saved ourselves a very high percentage of the infrastructural losses. The country desperately needs to upgrade its construction standards, materials, technologies, and approval processes, and this needs to be fast-tracked by creating more operational and policy space for the private sector to lead in infrastructural development. Finally, while we will need to address several practical questions relating to implementation capacity at the federal and provincial levels, undertaking two fundamental reforms will test our national resolve and commitment. First, we need to remember that climate vulnerability is fundamentally a local issue, and without strengthening the coping capacity of local communities, no amount of top-down investments can succeed. Fortunately, there is a growing realization that local governments need to be operationalized, resourced and empowered for locally led development. A specially constituted task force can recommend how the National Finance Commission Award can be restructured to have provincial and district-level financial awards. Second, none of Pakistan's project planning, procurement, project delivery, and project closure documents are climate-proofed. They do not capture our climate risks and vulnerabilities nor measures towards adaptation and mitigation and their co-benefits for economic development, job creation, productivity or inclusion of youth, women for equity and inclusion. They have not really changed since being introduced decades ago by Dr. Mahbub-ul Haq or cosmetically revised in 2005. Reconstruction and rehabilitation cannot be resilient without revising them. Countries do not fail, but institutions do if they do not evolve and change. Let's not allow stagnation to set in. The writer is an expert on climate change and development. Published in Dawn, January 12, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary
जनेवा में दुनिया की पहली डोनर कॉन्फ्रेंस, जो खास तौर पर आबोहवा से पैदा होने वाली तबाही के मुतासरीन की मदद के लिए बुलाई गई थी, ने पाकिस्तान के लिए $10 अरब से ज्यादा का वादा किया है। ये पाकिस्तान को आबोहवा की आफात के गैर फाल वसूल कुनिंदा की अपनी शबीह को ख़त्म करने का एक नादिर मौका फराहम करता है। सिर्फ एक शिकार बनने के बजाय मलिक अब अपने लोगों और बुनियादी ढांचे की लचक को मजबूत बनाने के लिए अच्छी तरह से सोचे समझे तवील मुद्दती इक़दामात का एक सिलसिला शुरू कर सकता है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से बैन अल-अक़वामी बरादरी के साथ शेयर किया गया स्ट्रेटेजिक विजन ये था कि पाकिस्तान एक तस्वीराती मकसद के तौर पर समाजी शमूलियत और शिरकत को आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान इस वादे का एहतराम कैसे कर सकता है? अमेज़ पर रखे गए $10 अरब खर्च कर सकता है। आबोहवा की कमजोरी को कम करने, इन शराकतदारियों को मुस्तहकम करने और मजबूत और तेजी से तामीर करने के लिए इस्लाहात शुरू करने के लिए यह इतना ही अच्छा वक्त है। इदारा जाती इस्लाहात के बगैर लचकदार तरक्की मुमकिन नहीं है। फौरी तौर पर हमें 8% GDP नुकसान की मौजूदा कीमत टैग और 2050 तक 20% तक GDP सुकड़ने का तखमीना लगाया गया है। हकीकत में लचक, इस्लाहात और इक्तिसादी तरक्की अंदरूनी तौर पर मुंसलिक हो गए हैं। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और माशी निज़ाम आबोहवा के ख़तरात को जन्म देते हैं, जो खुराक और पानी के अदम तहफ़्फ़ुज़, ख़राब ज़मीन और आलूदा हुआ की वजह से बदतर हो जाते हैं। ये तजवीज़ निस्बतन सीधी है। आला दर्जे की तैयारी हमें आबोहवा से पैदा होने वाली आफात से अवामी और निजी नुकसानात से बचने में मदद दे सकती है। बचाए गए वसाइल को आबोहवा की स्मार्ट तरक्की पर सरमायाकारी की जा सकती है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस्लाहात हमेशा मकामी सियासत की तरफ से हौसला अफजाई की जाती है। वो ख़ास तौर पर एक रिवायती मुआशरे में शुरू करने के लिए मुश्किल है। हमारे वफाकी निज़ाम में सूबों और ख़तों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमत है, जो हसद से अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करती है। मौजूदा सियासी तनाजुर में इस्लाहाती एजेंडे पर अमल करना ख़ास तौर पर मुश्किल है, जहाँ मखलूत हुकूमत में इत्तेफाक राय पैदा करना ख़तरनाक और वक्त तलब हो सकता है। कारोबार का पहला हुक्म सियासी इत्तेफाक राय पैदा करना है कि आबोहवा की सलामती के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं और अब मज़ीद मुलतवी नहीं की जा सकती। खुशकिस्मती से ज़्यादातर ज़रूरी इदारा जाती, कानूनी और इक्तिसादी इस्लाहात 18 तरमीम के नामुकम्मल एजेंडे का हिस्सा हैं, जो कौमी इत्तेफाक राय से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, सिवाय कुछ मुफादाती गिरोहों की तरफ से कभी कभार इख्तिलाफात के। तमाम बैन अल-अक़वामी वादों को इस माली साल के दौरान पूरा नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि अगर बहुत से मौजूदा वादों को दोबारा बयान किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है और दोबारा पेश किया जाता है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपने सरकारी शोबे के मंसूबों पर अमल दरामद में ताख़ीर के लिए बदनाम है। नामुकम्मल मंसूबे वक्त गुजरने के साथ साथ नाकाबिल यकीन तादाद में जमा हो गए हैं। 1.6 ट्रिलियन रुपए की लागत से 200 से ज्यादा मंसूबे मकामी बरादरियों की मुकाबला करने की सलाहियत को मजबूत बनाए बगैर ऊपर से नीचे की सरमायाकारी कामयाब नहीं हो सकती है। यह सालाना पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साइज से कई गुना ज्यादा है। PSDP की जानिब से पहले से मंजूर शुदा मंसूबों की तवील फहरिस्त को देखते हुए प्लानिंग कमीशन और एक्निक और उनके सूबाई हम मनसब चंद हफ्तों में वदा की गई रकम का पाबंद बन सकते हैं, लेकिन इसके बाद पहले के सैकड़ों मंसूबों की तरह ये बरवक्त तरीके से, मुअस्सिल तरीके से और मुअस्सिल तरीके से मुकम्मल नहीं होंगे। अमल दरामद में गैर मामूली ताख़ीर का मतलब न सिर्फ लागत में इजाफा है, बल्कि ताख़ीर एहतिसाब में भी रुकावट डालती है और शफ़ाफ़ियत पर साए डालती है। प्रोजेक्ट की तरसील का निज़ाम पहले ही 7 तक फैला हुआ है। आगे बढ़ते हुए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस बात पर नए सिरे से गौर करें कि हम तरक्याती फंड्स को किस तरह बेहतरीन तरीके से खर्च कर सकते हैं। खतरा यह है कि गैर इस्तेमाल शुदा फंड्स को एक बार फिर दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि हालिया बरसों में मुल्क में अक्सर रिवाज बन गया है। मुख्तस करदा बजट का कम खर्च अक्सर और बेशतर बदइंतज़ामी और नाअहली की अलामत होता है। पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्टों में अक्सर सीनियर अफसरों और प्रोजेक्ट मैनेजरों को दीगर जिम्मेदारियों के लिए हेडरूम देने के लिए ज़्यादा मुख्तस किया जाता है। ये पाकिस्तान के लिए 2 हालिया तजुर्बात से सीखने का सही वक्त है। सबसे पहले 2005 के ज़लज़ले के बाद
मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर के बारे में इसी तरह की एक कॉन्फ्रेंस के नतीजे में $3.5 बिलियन का वादा किया गया था। इसी तरह 2008 में वर्ल्ड बैंक और जापान की जानिब से फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया गया, जिसके नतीजे में तरक्की और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए $5.8 अरब के वादे किए गए। दोनों सूरतों में पाकिस्तान वादों से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं उठा सका और अभी तक इस वजह से कोई रिपोर्ट नहीं है कि इस तरह के मौक़े को ज़ाय करने की इजाज़त क्यों दी गई थी। मुख्तलिफ मंसूबों के तहत मुख्तलिफ सूबों में हालिया तजुर्बात से कुछ ऑपरेशनल असबाब हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। सी-पैक के पहले मरहले के दौरान इब्तिदाई कटाई के मंसूबों के तहत तरसील की रफ्तार काबिल तारीफ हद तक ज़्यादा थी। क्या इस तजुर्बे को दोहराया जा सकता है? इसी तरह बाज़ अहम मंसूबों में वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मौजूदा इदारों के साथ जिदोजहद करने के बजाय स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स (SPV) कामयाबी के साथ कायम किए। इसके अलावा कुछ हालिया वाक़यात में मुख्तलिफ सूबों में मनसूबा बंदी बोर्ड्स ने खुसूसी मनसूबों के यूनिट्स (SPUs) के ज़रिए मुअस्सर तरीके से बड़े मनसूबों की फराहमी की है। ताहम हमारे बुनियादी ढांचे के लिए सबसे बड़ा खतरा कदीम तामीराती रहनुमा खतूत, मेयारात और मुतालिका कवानीन और ख़रीदारी के कवायद और ज़वाबित और तरीक़ाकार से आता है। अगर पाकिस्तान ने अपने तामीराती मेयारात को बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मेयारात के मुताबिक ढाल लिया होता तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद को बचा लेते। मुल्क को अपने तामीराती मेयारात, मवाद, टेक्नोलॉजीज़ और मंजूरी के अमल को अपग्रेड करने की अशद ज़रूरत है और बुनियादी ढांचे की तरक्की में रहनुमाई के लिए निजी शोबे के लिए ज़्यादा ऑपरेशनल और पॉलिसी की जगह पैदा करके इसको तेज़ रफ्तार करने की ज़रूरत है। आखिर में, अगरचे हमें वफाकी और सूबाई सतह पर अमल दरामद की सलाहियत से मुताल्लिक मुतअद्दिद अमली सवालात को हल करने की ज़रूरत होगी, लेकिन दो बुनियादी इस्लाहात करना हमारे कौमी अज़्म और अज़्म का इम्तिहान लेंगे। सबसे पहले हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि आबो-हवा की कमज़ोरी बुनियादी तौर पर एक मकामी मसला है और मकामी बरादरियों की निमटने की सलाहियत को मजबूत बनाने के बगैर ऊपर से नीचे सरमायाकारी की कोई रकम कामयाब नहीं हो सकती है। खुशकिस्मती से ये एहसास बढ़ रहा है कि मकामी हुकूमतों को मकामी सतह पर क़यादत की तरक्की के लिए फ़ाल, वसाइल और बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है। एक खुसूसी तौर पर तश्कील दी गई टास्क फोर्स ये सिफारिश कर सकती है कि किस तरह कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड की तश्कील न की जा सकती है ताकि सूबाई और ज़िली सतह के मालियाती अवार्ड्स हासिल किए जा सकें। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के किसी भी मंसूबे की मंसूबाबंदी, खरीदारी, मंसूबे की फराहमी और मंसूबे की बंदिश की दस्तावेज़ात में से कोई भी आबो-हवा से पाक नहीं है। वो हमारे आबो-हवा के ख़तरात और ख़तरात को नहीं पकड़ते हैं और न ही मुवाफ़क़त और तख़फ़ीफ़ और माशी तरक्की, रोज़गार की तख़लीक़, पीदावरी या नौजवानों, ख़वातीन को मसावात और शमूलियत के लिए शामिल करने के लिए उनके शरीक फ़वाइद के लिए इक़दामात करते हैं। डॉक्टर महबूबुल हक की जानिब से दहाइयों क़ब्ल मुतारफ़ कराए जाने या 2005 में कॉस्मेटिक तौर पर नज़रसानी किए जाने के बाद से उनमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तामीर नो और बाज़ाबादकारी उन पर नज़रसानी किए बगैर लचकदार नहीं हो सकती है। मुमालिक नाकाम नहीं होते, लेकिन इदारे ऐसा करते हैं अगर वो तरक्की नहीं करते और तब्दील नहीं होते हैं। आइए जमूद को कायम करने की इजाज़त ना दें। मुसन्निफ़ आबो-हवा की तब्दीली और तरक्की के माहिर हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 12 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.